हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम टू एम्स अल्फा। तो अगर आप लोग एम्स बीएससी नर्सिंग 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो चाहे से आप फ्रेशर स्टूडेंट हो या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट, दोनों ही बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। मैं खुद एम्स दिल्ली में पढ़ रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि अब से लेके और पेपर तक आपका क्या रोड मैप रहने वाला है, आपको कौन से बैच ज्वाइन करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो भी आप कौन सी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करके अपना फ्री में सिलेबस कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ कवर है इस वीडियो में। एम्स में बीएससी नर्सिंग करना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, पर आपने अपने दिमाग में वो फोबिया बना रखा है कि पेपर हार्ड आता है, सिर्फ नीट का जो प्रिपरेशन करता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है और एम्स की प्रिपरेशन करने वाले जो लोग होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। बट ऐसा नहीं है। देखो, जब तक आप अपने दिमाग में वो चीज़ नहीं करोगे कि यार हमें सिलेक्शन चाहिए, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास में एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि आपके पास में टाइम है, अभी आप चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास में एडवांटेज है कि आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप पेपर को एक बार दे चुके हो और दोनों के पास में इक्वल चांसेस है। बस आपको एक क्वालिटी स्टडी करनी है, प्रॉपर वे में चीज़ें करनी है, नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली ना तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ज़्यादा जो बच्चों को डाउट आ रहा है वो आ रहा है बैच से रिलेटेड कि दीदी हम बैच कहाँ से ले। देखो, बैच के बारे में मैं बताऊँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे नर्सिंग में जो इतने अपने बैच चल रहे हैं उनमें से नर्सिंग टू नॉर्सेट का सबसे बेस्ट बैच है, जिसमें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ से रिजल्ट्स निकलते हैं, वो जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो मैंने खुद ने देखा है, क्वालिटी कंटेंट है पूरा। और उसके अलावा आपको मैराथन्स, ये सब पेपर के लास्ट टाइम पे आपको मैराथन्स ये सब भी मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, जो आपको मैसेज करते हो आपका डाउट सॉल्व होता है। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, आपको डीपीपीज मिल रही है, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर आप फ्रेशर हो ना तो आप लोगों के लिए तो बेस्ट चीज़ होगी कि आपके पास में एक जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि जब हम बैच लेते हैं तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप प्रॉपर हो तो भी यार देखो, आपके पास में 1 साल है। अगर आप आपसे देखो तो आपके पास बस 1 साल है और 1 साल में आप 10 जगह से चीज़ें पढ़ोगे। इससे बढ़िया है कि आप एक जगह से सारी चीज़ें पढ़ो। जो नोट्स बन रहे हैं उनके ना, जो आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने हैं, दोबारा लेक्चर्स नहीं लेने, डायरेक्ट डीपीपी सॉल्व करो, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग टू नॉर्सेट का एकदम बेस्ट बैच रहेगा मेरी तरफ से। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो यार आप पीडब्ल्यू का बैच ले सकते हो। हिंदी मीडियम का जो पीडब्ल्यू का बैच है ना, उसमें क्या है कि आपको हिंदी में चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके अलावा ना, जो मेरे को इतने अच्छे कोई बैच लगे नहीं हिंदी मीडियम के लिए, तो आप एक बार पीडब्ल्यू का देखना, नीट लेवल का जो बैच है वो वहाँ से चीज़ें कर लेना। अब बात करते हैं कि बच्चों को फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो, आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो, अभी आपको फिजिक्स में चीज़ें नहीं आएंगी, पर मैं ये बोल रही हूँ कि आपको बेसिक से बढ़ना है। बेसिक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप बस बिल्कुल ही बेसिक टेबल याद करने लग जाओ। बेसिक का मतलब है कि आपको यूनिट डायमेंशन को अच्छे से करना है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनिट डायमेंशन ही ऐसा चैप्टर है जो आपका बेस बनाता है। मैकेनिक्स आपकी फिजिक्स की बेस है। अगर आपने मैकेनिक्स अच्छे से कर ली ना तो आपको पीछे के चैप्टर समझ में आ जाएंगे। और फिर आपको मेन फोकस है अपने मार्क्स पे, तो उन चैप्टर्स पे फोकस करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो भी मैंने बना रखा है। एक बार अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करना है। तो अपने आप वहाँ से पता चल जाएगा, तो अपने आप चीज़ें होने लगेंगी। फिजिक्स में आपको पहले टीचर्स के लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद में जो वो डीपीपीज प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें बैच में, वो डीपीपीज करनी है। और वो डीपीपीज को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वो जो डीपीपीज होती हैं वो टीचर खुद छांट के आपके लिए लेके आते हैं अच्छे क्वेश्चंस, तो वो करना है। उसके अलावा आपको नीट के पीवाईक्यूज करने हैं, और नीट के पीवाईक्यूज मैं आपको बोल रही हूँ 100% आपको करने हैं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। अब आप कितने साल के पीवाईक्यूज करोगे, तो पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो चीज़ पढ़ी है उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए बुक की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो बुक्स में आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले सकते हो। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक की बात करें, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और जो फिजिकल होती है ना, वो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, बस कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े से।
तो आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो आराम से टाइमर के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो वहाँ से। अभी स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे, जब आप अभी स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन को, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा हार्ड लगने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी अपने आप आदत बन जाएगी, अपने आप है ना टाइम के साथ में चीज़ें होने लगेगी। और फिर उसके बाद में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग आपको इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में लगानी है। देखो अभी तुम्हारे पास में पूरा 1 साल है। अगर आज कोई बच्चा मुझसे पूछता कि दीदी अब मेरे पास में पेपर के 2 महीने रहे हैं और आप बता दो कि मैं क्या करूँ, तो मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कभी नहीं बोलती। लेकिन अभी तुम्हारे पास में 1 साल बचा है, तुम एनसीईआरटी की रीडिंग आराम से लगा सकते हो। तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना और चीज़ों को हाईलाइट कर लेना, ताकि जब तुम बाद में पढ़ो तो तुम्हें पूरा रीड नहीं करना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को फिजिक्स में और ऑर्गेनिक में बस 2 ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज़, अगर तुम्हें 1 महीना लग रहा है जीओसी करने में तो 1 महीना लगाओ, लेकिन जीओसी को एकदम अच्छे से करो, जीओसी की प्रैक्टिस अच्छे से करो। अगर जीओसी हो गई तो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक हो गई, ये समझ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट है जीओसी, ठीक है। अब बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बायो में कहीं भी नहीं भटकना है। और डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं तो अब से आपको डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ना है। मैं पहले बोल रही थी, लेकिन हो सकता है कि अगले साल भी डिलीटेड पोर्शन आ जाए, इसलिए ऐसे मत सोचना है कि डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है। आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि मुझे डिलीटेड और कंप्लीट पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना। अपना डेली शेड्यूल क्या रखना है, देखो डेली का ये शेड्यूल रहना चाहिए कि अगर आप सुबह पढ़ने वाले बच्चे हो, और कोशिश करना कि आप सुबह के टाइम पे ही पढ़ो, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो चीज़ें पढ़ी जाती है वो अच्छे समय तक याद रहती है, लंबा याद रहती है। तो अगर तुम सुबह पढ़ रहे हो, तो मान लो तुम सुबह 7 बजे उठ जाते हो, तो अभी इस वक्त तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दोगे, तो 7 बजे से तुम अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो 7 से 8 या 9 बजे तक जो तुमने पिछले दिन में पढ़ा था उसे रिवाइज करना है। जैसे तुमने पिछले दिन कोई वो चैप्टर के नोट्स बनाए थे या फिर कोई लेक्चर लिया था, तो 2 घंटे में तुम्हें रिवीजन के दे रही हूँ पिछले दिन के, ताकि तुम्हारी कोई भी चीज़ बीच में रहे ना। ऐसा ना हो कि सिलेबस तो हो गया है लेकिन पीछे का कुछ याद ही नहीं है, इसे रिवाइज बहुत अच्छे से करना है तुम्हें। फिर उसके बाद में तुम 9 बजे के बाद में फ्रेशन अप हो जाओ, 10 बजे अपने बैठ जाओ। 10 से और 12-1 बजे तक तुम्हें अपनी सिटिंग रखनी है। अभी स्टार्टिंग में मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि तुम्हें 3-3 घंटे एक साथ बैठना है, तुम्हें स्टार्टिंग में 1 घंटे से स्टार्ट करना है, लेकिन धीरे धीरे अपनी सिटिंग हावर्स को बढ़ाना है, अपने प्रोडक्टिव हावर्स को बढ़ाना है। तो एक बार लेक्चर्स देखो कंप्लीट, उस चैप्टर के जो एक दिन के आपके लेक्चर्स हो रहे हैं वो लेक्चर्स देखो। उसके बाद में आप फ्री हो, खाना वाना खाओ, थोड़ा रिलैक्स करो। उसके बाद में जो डीपीपीज मिली है उनको करनी है। डीपीपीज हो जाए 1-2 घंटे में तुम्हारी डीपीपीज हो जाएंगी, क्योंकि डीपीपीज में आई थिंक सो 10 या 20 क्वेश्चन ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते वो लेक्चर से रिलेटेड। और जब तुम्हारी डीपीपी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको उस चैप्टर की फिंगर टिप्स उठानी है और फिर फिंगर टिप से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस इतना करना है पूरे दिन में। और रात में सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल बना के सोओगे कि अगले दिन तुम्हें क्या पढ़ना है। अगर ये आदत तुमने अब से और 6 महीने तक डाल ली ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस इस तरीके से पढ़ना है। मैंने खुद ने भी ऐसे ही शेड्यूल बना के चीजें करी। जब बच्चा पढ़ाई करने लगता है ना, तो स्टार्टिंग में तो क्या है, उसमें जोश होता है, तो स्टार्टिंग में तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन जैसे मिड आता रहेगा तुम्हारी प्रिपरेशन का, तो तुम बहुत कुछ ऐसी गलतियां करोगे। जैसे सबसे पहले तुम मॉक टेस्ट लगाना भूल जाओगे, तुम मॉक टेस्ट लगाओगे ही नहीं, तुम फिजिक्स को इग्नोर करोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार फिजिक्स मुझसे नहीं हो रही है, तो मैं फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री और बायो पे फोकस कर लेता हूँ। तीसरी चीज और सबसे बड़ी गलती, अलग अलग बुक्स को देखोगे। अभी मैंने अब तुम्हें बोल दिया है कि तुम्हें फिंगर टिप्स करनी है, उस टाइम पे तुम्हें लगेगा यार मुझसे फिंगर टिप्स नहीं हो रही है, तो मैं एम्स के रिलेटेड कोई बुक देख लेता हूँ। फिर कोई और टीचर बोल देगा तुमसे, तो तुम कोई और बुक ले लोगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये गलतियों को मत करना। मॉक टेस्ट कब से लगाने हैं, अभी जब आप स्टार्टिंग करोगे तो आपका जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सिलेबस होता रहेगा, तो जैसे एक चैप्टर हुआ मान लो तुम्हारा, तो एक चैप्टर का मॉक टेस्ट लगा लो। पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है। फिर जैसे आप आज स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा जब फरवरी या फिर मार्च का स्टार्टिंग आएगा, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट विग्रसली लगाने हैं। विग्रसली का मतलब है कि अभी इतने आप मार्च तक आप अपना मॉक टेस्ट का क्राइटेरिया ऐसे रखो कि आप एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, लेकिन मार्च के बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने, जैसे 4 दिन में एक बार मॉक टेस्ट लगाने, मतलब एक हफ्ते में 2 बार मॉक टेस्ट लगाने हैं मार्च के बाद में। और फिर जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आता रहेगा, तो आपको अपने मॉक टेस्ट को डेली भी करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ और ड्रॉपर्स के लिए भी बोल रही हूँ कि आपको मॉक टेस्ट अच्छे से लगाने हैं। और जो बच्चा 12th की प्रिपरेशन के साथ में ये करना चाहता है एम्स की, देखो आप जब सिलेबस सेम है
तो बोर्ड्स की चिंता मत करो, बोर्ड्स के है ना अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, बस थोड़ा आपको डेरिवेशन इन पे फोकस करना है, लेकिन आपको मेनली फोकस इम्स पे करना है, क्योंकि परसेंटेज इतना मैटर करता भी नहीं है। ये चीज़ है ना जो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलती है, लेकिन बाद में परसेंटेज इतना मैटर नहीं करता, आपका अच्छा कॉलेज में जाना मैटर करता है। तो इसलिए फोकस इम्स पे रखना, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपको कोई पर्सनली अच्छे से गाइड करे, क्योंकि मैं सबको पर्सनली गाइड ऐसे नहीं कर सकती हूँ, तो अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। फिर देखते हैं, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो वी विल स्टार्ट मेंटरशिप। एंड ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 2027 प्रिपरेशन। आई होप अगले साल हम एम्स में मिलेंगे। बाय।